गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 5 ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। है ना, अभी तक हमने 4 लेक्चर किए हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? वो एक बार कमेंट कर दो पहले। ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई लैग नहीं है? ओके। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 लेक्चर न्यूटन्स लॉ में किए हैं हमने। है ना, पहला लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स के तीनों लॉ के बारे में पढ़े थे, बेसिक फोर्सेस के बारे में पढ़े थे। और लास्ट 3 क्लासेस हम लोग कंस्ट्रेंट मोशंस के बारे में कर रहे थे। क्लियर है? चलो, तो आज हम लोग अपने इस चैप्टर का बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो आगे आने वाले पूरे फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग अलग अलग सिस्टम्स के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे और फोर्स के इक्वेशंस लिखना सीखेंगे। है ना, मतलब आपके पास कोई मैकेनिकल सिस्टम अगर दिया हुआ है तो उस बॉडी पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं सबको रिप्रेजेंट करना। है ना, और उसके बाद एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, और उसके बाद उनसे रिलेटेड फोर्सेस के इक्वेशंस लिखना। इस तरीके का काम हम लोग करेंगे और देखेंगे। बहुत इजी पार्ट होता है, जैसे हम समझाएं वैसे समझो। है ना, नेसेसरी कंडीशन ये है कि आपको पहला लेक्चर देखा हुआ होना चाहिए, आपको सारे फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए। मेनली हम लोग 3 फोर्सेस के बारे में डील करेंगे: वेट, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन फोर्स। है ना, इन तीनों फोर्सेस के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। इसलिए आई होप आप पहला लेक्चर देखे हो। नहीं देखे हो तो पहला लेक्चर पहले देखो, उसके बाद ही आप ये क्लास करना। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो आज का पहला टॉपिक है अपना फ्री बॉडी डायग्राम। क्या है फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है? ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, एक बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्सेस जितने भी एक्ट कर रहे हैं उन सब का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जैसे आपके पास अलग अलग केसेस दिए हैं, तो इन सारे केसेस में हम लोग हर एक बॉडी का क्या कराएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब है हम लोग उस बॉडी पर या उस मास पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल सा मतलब है। ठीक है, क्लियर है? इट इज a representation of all the external forces acting on the बॉडी। एक बॉडी पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलो और स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपके पास ये एक सरफेस है। ठीक है, ये आपके पास एक सरफेस है यहाँ पर, और इस सरफेस पर एक 10 kg का ब्लॉक रखा गया है। तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? ठीक है, तो हम इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो सबसे पहले इस पे एक वेट लगेगा। नीचे मैंने आपको बताया था वेट होता है mg, तो 10 g फोर्स जो कि इस बॉडी का क्या है? वेट। है ना, हमने बताया था कि वेट हमेशा कैसे लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये जो बॉडी है ये अपने इस 10 g वेट से या 10 g के फोर्स से, है ना, ये इस सरफेस को प्रेस कर रहा है, तो सरफेस भी इसके ऊपर क्या लगाएगा? एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस सरफेस के ऊपर n। ठीक है, और क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में ठीक है, ये बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में है ना, या आप मान लो कि ये बॉडी रेस्ट पे है, ये बॉडी चल तो नहीं रहा। है ना, तो इसका मतलब इस पे सारे एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होंगे? बैलेंस होंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। एवरी बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो यहाँ पर ये बॉडी रेस्ट पर पड़ा हुआ है, इसका मतलब इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो ऊपर लग रहा है n, नीचे लग रहा है 10 g, तो आप यहाँ से n की वैल्यू को 10 g या 100 न्यूटन बोल सकते हो। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका पहला। ठीक है, चलो, यहाँ पर कितने मासेस हैं? यहाँ पर 2 मासेस हैं, तो दोनों मासेस का क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस 10 वाले का बनाते हैं। है ना, ये 10 kg बॉडी है, तो अगर ये 10 kg बॉडी है तो इस पर एक नीचे वेट लगेगा। बिल्कुल लगेगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद
देखो ये वाला जो 10 kg वाला जो बॉडी है, ये दो बॉडीज के साथ कांटेक्ट में है, एक इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो ये सरफेस भी नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और साथ में 4 kg वाला ब्लॉक और 10 kg वाला ब्लॉक भी क्या है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो ये भी एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे। तो दो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक ऊपर और एक नीचे। ये हो गया आपका 10G फोर्स। ये नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड है, इसको एनजी बोल देते हैं, और ये नॉर्मल रिएक्शन है तो इनको कुछ एन वन नाम दे देते हैं। ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग है, ये नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड लगा रहा है इस 10 kg के बॉडी पर, और ये नॉर्मल रिएक्शन 4 kg का बॉडी लगा रहा है 10 kg के बॉडी पर, क्योंकि वो दोनों भी आपस में क्या है, कॉन्टैक्ट में है। बोलो ये बॉडी सबको, ये फ्री बॉडी डायग्राम, ये जो डायग्राम्स हम बना रहे हैं ना, जिस पर एक बॉडी पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को दिखाया जा रहा है, इसी चीज को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। बोलो क्लियर है ना। चलो अब 4 kg वाले का बनाएंगे, तो 4 kg वाले का वेट नीचे लगेगा, ठीक है। साथ में जब 4 kg वाला ब्लॉक 10 kg व 10 kg वाले ब्लॉक को एक नॉर्मल रिएक्शन से दबा रहा है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ से 10 kg वाला भी 4 kg को प्रेस करेगा ऊपर, कितने के फोर्स से करेगा, उतने ही के फोर्स से करेगा, N1 के फोर्स से, है ना। न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल है ना। हम बताए थे ये जो आपका बेसिकली जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो हमेशा न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो अगर 4 kg वाले ब्लॉक ने 10 kg वाले ब्लॉक को N1 फोर्स से नीचे प्रेस किया है, तो 10 kg वाला ब्लॉक 4 kg वाले ब्लॉक को N1 फोर्स से ही ऊपर क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब ये सारी चीजें रेस्ट पर हैं, तो सारे पे फोर्सेस बैलेंस होगा। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, आप यहाँ से लिख सकते हो एन जी इज इक्वल टू एन वन प्लस 10G, एक इक्वेशन ये हो गया। और यहाँ से आप लिख सकते हो N1 इक्वल टू 4G। तो N1 की वैल्यू 4G हो गई, तो आप यहाँ पुट कर सकते हो। ये हो गया आपका 4G मतलब 40, और ये हो गया 100। तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड कितना आ गया, 140 न्यूटन। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अच्छे से देखो, जहां जहां भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आपको दिखेंगे वहां पर नॉर्मल रिएक्शन जरूर लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर जैसा लगता है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर जैसा लगता है, ठीक है। एक बॉडी दूसरे बॉडी पर लगाएगा तो दूसरा बॉडी भी पहले वाले बॉडी पर लगाएगा, ठीक है। चलो अब इसी चीज को यहाँ 3 मासेस पर लगाते हैं। 10 kg के ऊपर 4 kg रखा गया है, 4 kg के ऊपर 2 kg रखा गया है, ठीक है। चलो एक एक करके सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं 10 kg वाले का। तो 10 kg वाले पर एक फोर्स नीचे लगेगा 10G। ये 10 kg वाला बॉडी इस ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड भी इस पर ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ये 10 kg वाला ब्लॉक 4 kg वाले ब्लॉक के साथ भी कांटेक्ट पे है, तो 4 kg वाला ब्लॉक भी इस पर क्या लगाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, है ना। तो ये हो गया 10G, इसको N1 मान लेते हैं, इसको N2 मान लेते हैं, है ना। N2 नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड है, और N1 नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम 4 kg ब्लॉक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 4 kg का ब्लॉक ले लो। इस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे भाई, इसका वेट तो नीचे लगेगा ही लगेगा। अब ये 4 kg वाला जो ब्लॉक है ये दो ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में है, 10 kg वाले ब्लॉक के साथ भी है और 2 kg वाले ब्लॉक के साथ भी है। तो 4 kg ने 10 kg पे N1 नीचे लगाया है, तो 10 kg 4 kg पर N1 किधर लगाएगा, ऊपर। और 2 kg वाला 4 kg पर नॉर्मल रिएक्शन किधर लगाएगा, नीचे। तो ये N1 है तो ये भी N1 होगा, ये 4G होगा। इसको हम कुछ N3 बोल देते हैं, क्योंकि ये नया नॉर्मल रिएक्शन है। ये वो नॉर्मल रिएक्शन है जो 2 kg वाला ब्लॉक 4 kg पर लगा रहा है, उसको ऊपर से दबा रहा है ना। तो 2 kg वाला ब्लॉक 4 kg वाले पर इतना नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ठीक है। चलो फिर 2 kg वाले ब्लॉक पे चलते हैं। तो 2 kg वाला ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, 2 kg वाले पर एक नीचे उसका वेट लगेगा 2G, और एक ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। 2 kg वाले ने 4 kg वाले को नीचे N3 लगाया है, तो 4 kg वाले 2 kg वाले को N3 ऊपर लगाएगा, है ना। तो तीनों बॉडीज पे जितने भी फोर्सेस लग रहे थे वो सारे हमने क्या कर लिए, रिप्रेजेंट कर लिए, ठीक है। अब इक्वेशंस क्या लिखोगे, यहाँ से N3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2G या 20 न्यूटन। यहाँ पर क्या लिखोगे, N1 इज इक्वल टू N3 प्लस 40, और N3 कितना है 20, तो ये हो गया 60। यहाँ पे क्या इक्वेशन लिखोगे,
N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 100। ठीक है, और N1 कितना है 60, तो N2 की वैल्यू कितनी हो गई 160 न्यूटन हो गई। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तीन सबसे बेसिक क्वेश्चंस हो गए, है ना। आप इसको अच्छे से देखो। फ्री बॉडी डायग्राम में बाबू कुछ भी नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम इज जस्ट, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी, है ना। एक बॉडी पर जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं उनको आप डायग्राम के मदद से आप उसको एक्सप्लेन करिए, यही उसका फ्री बॉडी डायग्राम है। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आप इक्वेशंस लिख सकते हैं। यहाँ पर सारी चीजें रेस्ट पे थी, तो रेस्ट पे रहने वाली चीजें पे फोर्सेस हमेशा क्या होंगे, बैलेंस होंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। एक बार इसको अच्छे से देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्राई करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेवा। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर आपके पास बीच में एक स्फेयर है, वो इस तरीके से दो जगह से कांटेक्ट में है। एक ये वाले प्लेन से कांटेक्ट में है और एक ये वाले प्लेन से कांटेक्ट में है। आपको इस स्फेयर पे कितने नॉर्मल रिएक्शंस लग रहे हैं वो आपको रिप्रेजेंट मतलब बताना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका मास 5 kg है और इसका जो रेडियस है वो 1 मीटर है। ठीक है, चलो तो इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे। एक फोर्स तो बाबू इस पे सिंपल नीचे लग रहा होगा, ये होगा इसका 5G फोर्स। वेट, वेट हमेशा किसी भी बॉडी, हर बॉडी जिसके पास मास है उस पर वेट तो लगेगा ही, और वेट हमेशा कैसे लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, और ये वाला जो स्फेयर है वो इस वाले सरफेस के साथ यहाँ कांटेक्ट पे है। देखो ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है, नॉर्मल रिएक्शन लगता है हमेशा, रुको थोड़ा डिफरेंट कलर इस्तेमाल करने दो। नॉर्मल रिएक्शन लगता है हमेशा ऐसे, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। इसको हम N1 मान लेते हैं, इसको हम N2 मान लेते हैं। वैसे सिमेट्रिकली से ये दोनों 37 डिग्री ही बना रहे हैं, तो N1 और N2 बराबर ही होंगे, लेकिन फिर भी N1 N2 आप अलग अलग मान सकते हैं। ठीक है, अरे बोलो बाबू, तो चलो इसके कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। और तो कोई फोर्सेस लग रहा है क्या, और कोई फोर्स लग रहा है क्या, यहाँ पे टेंशन लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है। टेंशन फोर्स तब लगता है जब रस्सी या रोप या स्ट्रिंग आता है। इस पूरे फिगर में कहीं पे भी कोई रस्सी रोप स्ट्रिंग आपको दिख रहा है नहीं, तो टेंशन फोर्स नहीं लगेगा, है ना। तो वेट और नॉर्मल रिएक्शन, क्या फ्रिक्शन का फोर्स लग सकता है। फ्रिक्शन के फोर्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक जितने भी सर्फेसेज हम यहाँ पर ले रहे हैं वो सारे सर्फेसेज आपके क्या हैं, स्मूथ हैं, तो फ्रिक्शन का फोर्स भी नहीं लग रहा। तो आपको सिर्फ दो ही फोर्सेस के बारे में सोचना है, एक वेट और एक नॉर्मल रिएक्शन। तो वो दोनों दिख गए। अब इनको फोर्सेस को क्या करना है, चलो तो कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हैं। कितना होगा एंगल्स, बाबू देखो ये 37 है और ये 90 है, तो ये एंगल होगा 53। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको ऐसे।
रुको रुको रुको, ये एंगल और ये एंगल, दिस इज 37, दिस इज 37, तो ये यहाँ से हम परपेंडिकुलर ऐसे गिरा सकते हैं इस पे, तो ये एंगल हो जाएगा 53, तो ये एंगल हो जाएगा 37। ठीक है, ये 37, ये परपेंडिकुलर, तो ये 53, 53 और 37 इज 90। तो इसका यहाँ पर कंपोनेंट कितना आएगा, दिस विल बी n1 cos 37। cos 37 कितना होता है, ये ट्राइंगल हमेशा याद रखा करो। देखो ये 37 डिग्री हो गया, ये 53 डिग्री हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5। तो n1 इधर कितना आएगा, n1 cos 37, cos 37 इज 4/5, तो ये 4n1/5 आएगा। सिमिलरली इधर से भी करोगे तो ये एंगल भी आपका 37 आएगा, तो ये n2 है, तो इधर हो जाएगा n2 cos 37 डिग्री, तो ये 4n2/5 आएगा। ऊपर कितना जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, दिस विल बी n1 sin 37, sin 37 विल बी 3/5, तो ये हो जाएगा 3n1/5, और ये भी हो जाएगा 3n2/5। सिमेट्री से ये भी 37 है, ये भी 37 है, तो n1 फ्रॉम सिमेट्री आप लिख सकते हो कि सिमेट्री से n1 और n2 सेम होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का एंगल 37 डिग्री ही दिया है। दैट मीन्स अब बैलेंस करना है। अब ये पूरा जो स्फेयर है वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है मतलब इस पे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्सेस लग रहे हैं ऐसे, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है। 5G नीचे लग रहा है और 3n1/5 और 3n2/5 ऊपर लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 4n1/5 इज इक्वल टू 4n2/5, तो 5 5 4 4 कट जाएगा, तो n1 इज इक्वल टू n2। ये यहाँ से भी देखो आ रहा है। आप सिमेट्री से भी डायरेक्टली बोल सकते थे कि n1 n2 बराबर है, नहीं तो क्योंकि ये स्फेयर रेस्ट पे है तो इस पे हर डायरेक्शन में फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस। तो मैंने फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व किया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस होंगे और वर्टिकल डायरेक्शन के भी फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। अब वर्टिकल डायरेक्शन में कितना लग रहा है, 3n1/5 प्लस 3n2/5, तो 3n1/5 प्लस 3n2, n2 को भी n1/5 ही लिख सकते हैं क्योंकि n1 और n2 तो बराबर ही है, और नीचे कितना लग रहा है 50, तो दिस विल बी 6n1/5 इज इक्वल टू 50, तो यहाँ से 6n1 इज इक्वल टू 250, तो n1 विल बी इक्वल टू 250/6, ये हो जाएगा 125/3 न्यूटन, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन n1 बोल लो या n2 बोल लो, वो 125/3 न्यूटन है। ये आपका आंसर हो गया, है ना बाबू। हमेशा याद रखो जब कभी भी कोई चीज इक्विलिब्रियम में रहता है ना, या आपका बॉडी रेस्ट पे रहता है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है, तो उस पर सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं। और बैलेंस करने के लिए हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को इक्वेट कर दिया करेंगे। अगर कोई फोर्स किसी एंगल पे भी लग रहा है, जैसे यहाँ पर एंगल पर लग रहा था, तो हमने उसको क्या किया, कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और फोर्सेस को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं। चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। देखो यहाँ पर आपके पास दो वॉल हैं, है ना, ये आपका वॉल 1 है और ये आपका वॉल 2 है, और एक स्फेयर इस तरीके से इन दोनों वॉल्स के बीच में अटका हुआ है। ठीक है, इन दोनों वॉल्स के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है, मास ऑफ द स्फेयर 10 kg है और रेडियस 5 मीटर है। तो आपको वही निकालना है कि ये दोनों वॉल्स इस पर कितने नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे होंगे। तो बात जब नॉर्मल रिएक्शन की हो रही है, तो यहाँ पे कहीं बाबू इसका सेंटर होगा, है कि नहीं, और सेंटर होगा इस तरीके से, है ना। अब ये 6 मीटर है, ये सिमेट्रिक है, तो ये 3 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, रेडियस 5 मीटर है, तो ये 5 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 4, ये 5, ये 3, ये तो ये 4, ये देखो फिर यही वाला ट्राइंगल बन गया, है ना। तो ये एंगल कितना बनेगा इस बार, दिस एंगल विल बी 53 डिग्रीज। अब हम इन सबको हटा देते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं, ये हो गया 53 डिग्री और ये भी हो जाएगा 53 डिग्री।
यहाँ तक कितने लोग को समझ में आया? देखो ये रेडियस है तो ये 5 है और ये 6 मीटर है, और ये सिमेट्रिकली इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये 6 मीटर है तो ये 3 मीटर है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस 5 है, ये 3 है तो ये 4 है, तो ये यही 3 4 5 वाला ट्राइंगल बनेगा। छोटे के सामने छोटा एंगल, बड़े के सामने बड़ा एंगल, 37 के सामने छोटा 3 और बड़े 53 के सामने 4। हाइपोटेनस तो 5 होगा ही, वो तो सबसे बड़ा होगा। हो गया। नॉर्मल रिएक्शन की बात आएगी तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ही लगेगा, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। ये आप N1 और N2, फिर आप बोल सकते हो सिमेट्री से N1 और N2 बराबर ही होंगे। अब हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? चलो अब यहाँ पे एक इसका वेट तो लगेगा ही भाई, वेट मास कितना है 10 kg, तो इसका वेट तो नीचे लगेगा ही 10 g। और कोई फोर्सेस लग रहे हैं? नहीं। क्या कोई रस्सी रोप है? नहीं। क्या कोई फ्रिक्शन है? नहीं। क्या सरफेस रफ है? नहीं। तो दो ही फोर्सेस लग सकते थे, एक वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और ये नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से या सरफेस के हमेशा कैसे लगता है? परपेंडिकुलर। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे ना, आप यहाँ पे एक ड्रॉ कर सकते हो, देखो टैंजेंट ऐसा, यहाँ पे टैंजेंट ऐसा। देखो इन दोनों टैंजेंट के नॉर्मल रिएक्शंस आपको क्या दिखेंगे? परपेंडिकुलर। इसका एक कंपोनेंट आएगा n1 cos 53, इसका आएगा n2 cos 53, वो दोनों इक्वेट होगा यहाँ से। n1 cos 53 विल बी इक्वल टू n2 cos 53, तो cos 53 इक्वल हो जाएगा n1 इक्वल टू n2। क्यों? क्योंकि ये सब रेस्ट पर पड़ा हुआ है तो फोर्सेस बैलेंस होंगे। n1 cos 53 n2 cos 53 इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, बैलेंस करना है, n1 n2 आ जाएगा। वो सिमेट्री से भी आप लिख सकते थे। परपेंडिकुलर में कितना कंपोनेंट आएगा? ये आएगा 2। दिस विल बी n1 sin 53, sin 53 कितना होगा? 4/5, तो दिस विल बी 4 n1/5, और ये कितना हो जाएगा? 4 n2/5। तो 4 n1/5 प्लस 4 n1/5, क्योंकि n1 n2 बराबर है, विल बी इक्वल टू 100। तो ये हो जाएगा 8 n1/5 इज इक्वल टू 100। 8 n1 कितना हो जाएगा? 500। तो यहाँ से n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू 500/8। ठीक है, ये हो जाएगा 250/4 125/2। तो n1 इक्वल टू n2 विल बी इक्वल टू 62.5 न्यूटन। है ना? दोनों नॉर्मल रिएक्शंस जो लग रहे हैं यहाँ पर, वो n1 इक्वल टू n2 इज इक्वल टू 62.5 न्यूटन लग रहा है ना? अरे कुछ नहीं करना है, बस आपको फोर्सेस दिखा देना है, और क्योंकि ये चीजें रेस्ट पर है तो बहुत आसान है, बस आपको फोर्सेस बैलेंस कर देना है। लेफ्ट वाले फोर्सेस राइट वालों के बराबर होगा, ऊपर वाले फोर्सेस नीचे वालों के बराबर होगा, और इस तरीके से आप बना सकते हैं। देख लो ये क्वेश्चन, देख लो ये क्वेश्चन, देख लो, दोनों सिमिलर टाइप के हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा चेक करो, चेक करो, चेक करो, देखो अच्छे से। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बस हमेशा याद रखना है बाबू, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो बस ये सब चीज़ें ध्यान रखोगे तो आप आराम से कर सकते हो। ये ट्रायंगल फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ना? 37 डिग्री के एंगल्स, 53 डिग्री के एंगल्स मोस्ट कॉमनली आपको मिलेंगे फिजिक्स में, है ना? और ये मस्त 3 4 5 का ट्रायंगल होता है, देखो 9 16 25, है ना? याद रखने का ट्रिक भी है। 37, देखो ये तो 90 है,
तो इसके सामने तो हाइपोटेनस ही होगा। तो 3 4 5 में सबसे बड़ा तो हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस 5 ले गया। अब यहाँ दो एंगल हैं 37 और 53। छोटे एंगल के सामने छोटा वैल्यू, बड़े एंगल के सामने बड़ा वैल्यू। 37 के सामने छोटा 3, बड़े के सामने 4, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल ही 3 4 5 का है। क्लियर हो गया? चलो, ये क्वेश्चन है। नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, कैसे निकालोगे? थोड़ा ट्राई करो इसको, ट्राई करो बाबू, ट्राई करो थोड़ा। है ना, यहाँ पे दो स्फेयर, एक स्फेयर है जो एक वॉल और एक इंक्लाइन प्लेन के बीच में फंसा हुआ है ना। इसका मास 5 kg है, तो इसका एक वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। एक नॉर्मल रिएक्शन ये इंक्लाइन प्लेन लगाएगा अपने सरफेस के परपेंडिकुलर, और एक नॉर्मल रिएक्शन ये वॉल लगाएगा अपने सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये दोनों एंगल आपके 30 डिग्री 30 डिग्री दिए गए हैं। तो आपको नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू निकालनी है, वो नॉर्मल रिएक्शन जो इंक्लाइन प्लेन लगाएगा और वो नॉर्मल रिएक्शन जो ये वॉल लगाएगा। है ना, चीजें रेस्ट पर हैं तो फोर्सेस को बैलेंस कर देना। ट्राई करो इसको, ट्राई करो थोड़ा। आराम से, हड़बड़ाना नहीं है। तुम 10 क्वेश्चन ही सीखो एक क्लास में, लेकिन अच्छे से सीखो ताकि तुम उसके बदले आगे 100 क्वेश्चन बना सको। और ट्राई करो, है ना, जब बोल रहे हैं ट्राई करो तो बगल में कॉपी रखो, रफ कॉपी टाइप का एक कॉपी रखो, फिगर बनाओ और ट्राई करो। चलो ट्राई करो, 2 मिनट दे रहे हैं तुमको, ट्राई करो इसको। कैसे करोगे? अगर तुम ध्यान से देखो, एक तो इसका वेट लगा लेंगे, पहले नॉर्मल रिएक्शंस देखो। ये नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसा लगेगा एक, और ये नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसा लगेगा। इस नॉर्मल रिएक्शन को हम N1 बोल देते हैं, इसको कुछ N2 बोल लेते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो, ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ये तो मैंने आपको कितने बार वेक्टर से सिखाते आ रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन में एंगल्स। ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अगर तुम यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा देते हो ऐसे, तो ये 90 होगा, तो ये 60 होगा, तो वो 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30, ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री हो गया। अब ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट होगा, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक है, थोड़ा ना हम ये फिगर एक बार और कॉपी कर लेते हैं तो तुमको थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखो। ठीक है, अब हम इस पूरे को हटा देते हैं यहाँ से।
ठीक है, अब हम बस इस नॉर्मल रिएक्शन पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये रहा तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन, ऐसा ऐसा। अब हम यहाँ से एक इस पे परपेंडिकुलर गिरा दें। अब ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 60 है, ये 90 होगा, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 30, और ये परपेंडिकुलर होगा तो ये 60 हो जाएगा। इसका मतलब एक नॉर्मल मेरा वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक नॉर्मल मेरा वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब अगर हम एक स्फेयर को यहाँ पर बना लें, इस स्फेयर को बस यहाँ से निकालें, तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं थोड़ा देखो। एक तो इसका वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, मास 5 है तो 5g। एक इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में ऐसे, एक लगेगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसा, जो वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऐसा। तुम अच्छे से देखो, सॉरी, एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लग रहा है जो वर्टिकल से 30 बना रहा है, और एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लग रहा है जो वर्टिकल से 60 डिग्री बना रहा है। ये आपका N1 है और ये आपका N2 है। स्फेयर पे यही तीन फोर्सेस लग रहे हैं। एक बार तुम बस अच्छे से देख लो, जो मैंने वहां बनाया है वही मैंने यहाँ बनाया है। आपके पास एक स्फेयर अटका हुआ है एक वॉल और एक इस इंक्लाइन प्लेन के बीच में, है ना। एक ये वॉल है, ये इंक्लाइन प्लेन है, इसके बीच में ये स्फेयर जो है वो आपका लटका हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि ये स्फेयर इन दोनों के साथ कांटेक्ट में है, तो ये इंक्लाइन प्लेन भी इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, और ये वॉल भी इंक्लाइन प्लेन लगाएगा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, है ना। अब ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो है नहीं, किसी किसी एंगल पर लग रहे हैं। तो हमको क्या चाहिए, हमको एंगल्स चाहिए, या तो हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं तो वर्टिकल के साथ, ताकि हम इनके कंपोनेंट ले सकें। ठीक है, तो ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। कैसे 30 होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दो तो ये 30, तो ये 90, तो ये 30, 30 ये 90, 90 30 120, तो ये 60 होगा। अब ये 60 है तो ये 30 होगा। अब ये 30 है तो ये 30 होगा, मतलब ये वाला नॉर्मल वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। सिमिलरली इधर आ जाओ, ये जो वॉल है ये पूरा हॉरिजॉन्टल के साथ 30 + 30 मिलके 60 बना रहा है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर करा दो। अब ये 60 है, ये 90, तो 90 60 150, तो ये 30, और ये परपेंडिकुलर है तो ये 30, तो ये 60, मतलब ये वाला नॉर्मल N2 जो है वो वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। खत्म। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके कंपोनेंट्स तोड़ लेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। इसका एक इधर कंपोनेंट आएगा N2 sin 60, और एक नीचे कंपोनेंट आएगा N2 cos 60। इसका एक इधर कंपोनेंट आएगा N1 cos 30, और इसका एक इधर कंपोनेंट आएगा N1 sin 30। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि ये स्फेयर रेस्ट पे है, तो लेफ्ट वाले फोर्सेस राइट वाले को बैलेंस करेंगे, ऊपर वाले नीचे वाले को बैलेंस करेंगे। तो यानी यहाँ से आ गया N1 sin 30 डिग्री मतलब 1/2 इक्वल टू N2 sin 60 डिग्री मतलब √3/2। तो 2 से 2 कट गया, तो N1 इज इक्वल टू √3 N2। ठीक है, और ऊपर नीचे वाले बैलेंस होंगे, तो ऊपर में ये फोर्स लग रहा है, नीचे में वेट भी लग रहा है और ये भी लग रहा है। तो आप लिखोगे N1 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज √3/2 will be equal to N2 cos 60, cos N2 cos 60 will be 1/2 plus 50। तो ये हो गया बाबू आपका √3 N1/2 इज इक्वल टू N2 प्लस 100/2 कर सकते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 N1। N2 को भी क्या लिख सकते हो, √3 N2, N1 को सॉरी, ये हो गया आपका N2 और ये हो गया आपका 100। N1 को क्या लिख सकते हैं, √3 N2, तो √3 हो जाएगा 3 N2 इक्वल टू N2 प्लस 100। तो यहाँ से 2 N2 इक्वल टू 100, तो यहाँ से N2 कितना आ जाएगा 50, और N2 50 आ गया, तो N1 आ गया 50 √3 न्यूटन। तो दोनों नॉर्मल रिएक्शंस आपको चाहिए थे, वो आपको मिल गए।
चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बहुत इजी हैं। आपको फोर्सेस दिखाने हैं, और क्योंकि ये सारा चीज़ रेस्ट पर है तो आपको फोर्सेस को बस बैलेंस कर देना है। फोर्सेस अगर किसी एंगल पर लग रहे हैं तो उनका ऐसा एंगल ढूंढो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ जिनके थ्रू आप उनके कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकें। और एक बार कंपोनेंट ब्रेक हो गया तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? इसलिए मैंने दोनों नॉर्मल्स के अलग अलग तुमको अच्छे से एंगल निकाल के बता दिया, एक ही में बनाते तो बहुत घिचपिच होता है ना। तो मैंने दोनों नॉर्मल रिएक्शंस कितने कितने एंगल बना रहे हैं वर्टिकल के साथ, मैंने तुमको अलग अलग बनाया, और फिर मैंने उनको एक रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर अलग से, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन सा नॉर्मल कैसा एंगल बना रहा है और कैसे लग रहा है। क्लियर है क्या बाबू? आगे बढ़ा जाए। चलो, तो यहाँ तक जितने क्वेश्चंस आप कर रहे थे, आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे, और क्योंकि सारी चीजें रेस्ट पर पड़ी हुई थी तो आप बस फोर्सेस को बैलेंस कर ले रहे थे। ये काम हम लोग हमेशा करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स, इस पॉइंट के ऑनवर्ड्स, अगर तुम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ एक 4 kg का बॉडी है, 2 kg के बॉडी के साथ कांटेक्ट में रखा हुआ है ना। ये जो सरफेस है ये सब आपका सरफेस स्मूथ है ना, तो कहीं पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। और आप इस 4 kg के ब्लॉक पे 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दे रहे हो, तो 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दोगे तो अब ये चीज मूव करने लगेगा, है ना। फोर्स है, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी आएगा, मतलब ये सब मोशन में आ गया, एक्सेलरेटेड मोशन में आ गया। तो यहाँ पर फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगे, यहाँ पर आपको फोर्स का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, और फोर्स का सबसे एक ही इक्वेशन होता है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी यही करेंगे, इसीलिए करेंगे क्योंकि मोशन के दौरान इनके मासेस चेंज नहीं होंगे। मैंने आपको बताया था न्यूटन के सेकंड लॉ में कि F इज इक्वल टू एम एम, सेकेंड लॉ नहीं है ना, याद करो। तो वहां पे वेरिएबल मास का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, लेकिन क्योंकि ये सारे मैकेनिक्स में नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चंस में या मैकेनिक्स के प्रॉब्लम में मोशन के दौरान मास चेंज नहीं करता, इसीलिए मास कांस्टेंट है, इसलिए फोर्स सिर्फ ma के बराबर है। तो हम लोग F इक्वल टू ma लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो F इक्वल टू एम ए लिखने के लिए आपको बॉडी पर पहले लगने वाले सारे फोर्सेस को तो दिखाना ही पड़ेगा, तो आप वैसे तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप पहले 4 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस दिखाइए। ये 4 है, ये 2 है। 4 kg के ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो साफ साफ दिख रहा है इधर से 20 न्यूटन लग रहा है, एक इसका नीचे वेट लगेगा ही, एक 4 kg का ब्लॉक अपने वेट के कारण इस सरफेस को दबा रहा है तो सरफेस इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और साथ साथ में ये दोनों कांटेक्ट में है तो 2 kg वाला ब्लॉक भी 4 kg पर क्या लगाएगा? एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो ये हो गया आपका 20 न्यूटन, ये हो गया आपका 4g, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड, और इसको आप नॉर्मल रिएक्शन कुछ n1 बोल लो। ये क्लियर हुआ? 20 न्यूटन लग रहा है, ग्रेविटी के कारण 4g नीचे लगेगा, ये वाला ब्लॉक इस सरफेस को प्रेस कर रहा है तो सरफेस भी इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगा, और क्योंकि 4 kg वाला 2 kg वाला आपस में कांटेक्ट में है तो 2 kg वाला ब्लॉक भी 4 kg वाले ब्लॉक पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो इस 4 kg वाले ब्लॉक पे यही चार फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। चलो अब 2 kg वाले ब्लॉक पे थोड़ा बनाओ। 2 kg वाले ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? एक इसका वेट लगेगा नीचे, एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ऐसा, एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसा। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा तो ये 2g, ये 2 kg वाला ब्लॉक इस सरफेस को भी प्रेस कर रहा है तो एक नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड लगेगा, ng डैश बोल लेते हैं क्योंकि इसको ng बोला है। अच्छा, 2 kg वाला ब्लॉक 4 kg वाले ब्लॉक पर n1 रिएक्शन लगा रहा था तो 4 kg वाला ब्लॉक भी 2 kg वाले ब्लॉक पर n1 रिएक्शन लगाएगा। ये मैंने आपको बार बार बताया है, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज फॉलोज न्यूटन का थर्ड लॉ। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो 2 kg वाला ब्लॉक अगर 4 kg वाले ब्लॉक पर n1 नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है तो 4 kg वाला भी 2 kg वाले पर n1 रिएक्शन लगा रहा होगा, है ना। तो ये मैंने सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट कर दिए जो इस बॉडीज पर लग रहे हैं।
ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस फोर्स के लगने के कारण तुमको क्या लगता है कि ये जो दो मासेस हैं ये किस तरफ मूव करेंगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेंगे, या किसी एंगल पर मूव करेंगे? बताओ। 20 न्यूटन का फोर्स तुमने हॉरिजॉन्टल लगाया है इन मासेस पर, तो ये जो दोनों मासेस हैं ये किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे या मूव करेंगे? हॉरिजॉन्टल में करेंगे, वर्टिकल में करेंगे, या किसी एंगल पर करेंगे? हॉरिजॉन्टल पर करेंगे, है ना, क्योंकि फोर्स इन पर क्या लग रहा है? हॉरिजॉन्टल। अगर इन पर हम फोर्सेस वर्टिकल लगाते तो ये वर्टिकल भी मूव कर सकते थे, है ना। इसका मतलब इस 20 न्यूटन के कारण, ये 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्सेस कारण ये पूरा सिस्टम के पास इधर एक्सेलरेशन ए आएगा, है ना। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इनका कोई मोशन नहीं है, मोशन सिर्फ किस डायरेक्शन में होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस क्या हो जाएंगे? बैलेंस। तो एन जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40, और यहाँ से एन जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। मतलब नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड ऑन दिस 4 kg ब्लॉक इज 40 एंड नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड ऑन दिस 2 kg बॉडी इज 20। सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो गया, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। ठीक है, देखो एक बात हम तुमको बाबू वेक्टर से सिखाते आ रहे हैं कि अगर वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला कोई भी फोर्स किसी भी तरीके से रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा इस बॉडी के वर्टिकल मोशन के लिए, क्योंकि ये फोर्स प्योर हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो इस बॉडी का मोशन भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में इनका कोई मोशन नहीं होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इनका मोशन नहीं होगा इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस्ड है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर लिखते, अब ये दोनों बॉडी तो एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, तो अब इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखोगे बताओ? अब क्योंकि इस बॉडी में मोशन है तो आपको इक्वेशन लिखना है F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। F के जगह आप यहाँ पे लिखो ऐसे, F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में है, तो तुम हमको बताओ कि इस बॉडी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक 20 न्यूटन का राइट और एक N1 लेफ्ट। तो अगर ये बॉडी राइट मूव करना चाहता है तो इन दोनों दोनों फोर्सेस में से बड़ा फोर्स कौन सा होगा? बिग फोर्स कौन सा होगा? जाहिर सा बात है 20 न्यूटन बड़ा होगा N1 से, तभी तो ये इधर मूव करेगा। तो हमेशा याद रखना, बड़ा फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ से लिखेंगे 20 माइनस N1 इज इक्वल टू 4 इंटू ए। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि ये 4 kg का ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो इस बॉडी पर राइट पे लगने वाले फोर्सेस बड़े होंगे और लेफ्ट में लगने वाले फोर्सेस छोटे होंगे। तो हमेशा बिग फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 20 माइनस N1 इज इक्वल टू 4 इंटू ए। क्लियर है? चलो, अब ये 2 kg वाला ब्लॉक भी इधर ही मूव कर रहा है राइट में, तो इस 2 kg के ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? सिर्फ एक फोर्स लग रहा है N1, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है N1। दैट मीन्स इसको राइट में मूव कराने वाला यही फोर्स है, तो N1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2a। ये एक ही फोर्स लग रहा है तो यही नेट फोर्स है। अब आपके पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, आपको N1 निकालना है और a निकालना है। आप इनको ऐड कर सकते हो, तो N1 N1 कट जाएगा, दिस 20 विल बी इक्वल टू 6a। तो a विल बी इज इक्वल टू 20/6 इज इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। मतलब इन दोनों ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन है वो 10/3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, और आप 10 नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो N1 कितने के बराबर है? 2a। तो 2 इंटू 10/3 इक्वल टू 20/3 न्यूटन, है ना। तो एक्सेलरेशन 10/3 आ गया, एक्सेलरेशन 10/3 आ गया और नॉर्मल रिएक्शन 20/3 न्यूटन आ गया। ठीक है, अच्छे से देख लो, दिस इज योर आंसर। अब इस पॉइंट के बाद हम लोग इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको अपने बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है, पहला बात। दूसरा बात, रिप्रेजेंट करने के बाद आप क्या करोगे? आप अपने मोशन देखोगे कि मोशन किस डायरेक्शन में है। अगर मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में है तो वर्टिकल डायरेक्शन का नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और नेट फोर्स हमेशा कैसे लिखोगे? बिग फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स, हमेशा बड़ा फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर है कि नहीं?
ठीक है, एक बार बाबू इसको चेक कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। क्योंकि इन ब्लॉक्स का मोशन हॉरिजॉन्टल में था, वर्टिकल में नहीं था, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस्ड हो गए, है ना। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए हमने नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा है। अच्छे से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। है ना, आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में तीन मासेस हैं, है ना, तीन मासेस हैं, तीनों मासेस इस दो रस्सी से कनेक्टेड हैं, और इस वाले सबसे इस वाले ब्लॉक पर आप 14 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हर एक बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखाएंगे, मतलब एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो अगर तुम इससे स्टार्ट करो तो इस पर 14 न्यूटन इधर तो लग ही रहा है, साथ में इस पे 1 जी नीचे लगेगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड लगेगा, इसको हम N1 बोल देते हैं। ठीक है, और साथ में ये रस्सी है, तो रस्सी में टेंशन तो ऐसा लगता है ना, रस्सी पे टेंशन तो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे रस्सी के तरफ लगता है। ठीक है, अच्छा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलो, क्या इसके बीच में कहीं मास आया है? नहीं, सारे स्ट्रिंग्स और रोप आपके हमेशा मासलेस रहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक टेंशन सेम रहेगा, इसको हम T1 बोल देते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो मैंने 1 kg वाले पे चारों फोर्सेस दिखा दिए, 14 राइट में, T1 लेफ्ट में, 1 जी नीचे और N1 ऊपर। 1 kg वाले ब्लॉक पे सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट हो गए। अब 2 kg वाले ब्लॉक पर चलो, इस पर एक 2 जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ये वाला इस सरफेस को प्रेस कर रहा है, तो सरफेस पे इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, N2 बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, तुम इस रस्सी से चलते चलते यहाँ पर आए, लेकिन बीच में मास आ गया, तो इस तरफ के रस्सी में टेंशन की वैल्यू बदल जाएगी, तो इधर का टेंशन हम डिफरेंट मानते हैं, T2। बोलो क्लियर है? मैंने आपको बताया था, आप रस्सी के अलोंग चलते जाइए, टेंशन की वैल्यू तब तक चेंज नहीं करेगी जब तक बीच में कोई मास नहीं आएगा, अगर मास आ जाएगा तो टेंशन बदल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टेंशन T1 है, फिर बीच में मास आ गया तो इधर का टेंशन T1 नहीं होगा, कुछ डिफरेंट होगा, तो हम उसको T2 मान लेते हैं। तो मैंने इस पे भी लगने वाले सारे फोर्सेस दिखा लिए, राइट में T1, लेफ्ट में T2, नीचे 2G और ऊपर N2, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, है ना। वेट हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, और टेंशन भी हो गया। इधर आ जाओ, इधर एक फोर्स लगेगा नीचे 4G, ऊपर लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन N3, और इधर तो कुछ है नहीं, है ना। तो मैंने सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर लिया। अब तुम हमको बताओ कि तुम इन सब सिस्टम पे 14 न्यूटन का एक बाहर से ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, तो ये सारे बॉडीज किधर मूव करेंगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर ये बॉडीज मूव करेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो मूव नहीं करेंगे, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इनके फोर्सेस क्या होंगे? बैलेंस। तो हम N1 की वैल्यू कितना लिख सकते हैं? 10। N2 की वैल्यू कितने लिख सकते हैं? 2G, 2G मतलब 20, और N3 की वैल्यू कितनी? 4G, 4G मतलब 40 न्यूटन। तो एक क्वेश्चन तो निकल गया, सबके नॉर्मल रिएक्शंस निकल गए। ठीक है, अब हमको निकालना है एक्सेलरेशन और टेंशन। तो वर्टिकल डायरेक्शन का तो काम कंप्लीट हो गया, अब कौन सा बचा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि मोशन है, तो हम यहाँ पर फोर्स को बैलेंस नहीं करेंगे, हम लोग लिखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा,
ये सब इधर मूव करेगा। अच्छा, कंस्ट्रेंट मोशन से तुम इतना समझ सकते हो कि ये इधर ए से मूव करेगा, तो इसका भी एक्सेलरेशन इधर ए होगा, इसका भी एक्सेलरेशन ये ए होगा। टी डॉट ए लगा लो आराम से, कंस्ट्रेंट मोशंस में मैंने आपको फुल डिटेल में पढ़ा दिया है। आप टी डॉट ए लगा लो, आपको सबका एक्सेलरेशन सेम ही मिलेगा, तो वो सब चीजें हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ये सारा बॉडी इधर ए के कॉमन एक्सेलरेशन से जाएगा, सबके पास ए का एक्सेलरेशन होगा राइट में। अब अगर ये वाला बॉडी राइट में मूव कर रहा है, इसका मतलब इस पर राइट पे लगने वाला फोर्स बड़ा होगा एज कंपेयर टू लेफ्ट पे लगने वाले फोर्स को। तो राइट पे कौन लग रहा है 14, और लेफ्ट में कौन सा लग रहा है T1। तो क्या लिखोगे, बिग फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। 14 माइनस T1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए। इस पर देखो, राइट पे लग रहा है T1, लेफ्ट पे लग रहा है T2, और राइट में मूव करेगा मतलब T1 बड़ा है T2 से, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2, है ना। और 4 kg वाले ब्लॉक पे तो सिर्फ एक ही फोर्स लग ही रहा है हॉरिजॉन्टल में, वो T2, तो T2 इज इक्वल टू 4 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 3। देखो 3 अननोन है, T1 T2 और ए, तो तुम्हारे पास 3 इक्वेशन आ गए T1 T2 और ए के लिए। अब बन जाएगा, T2 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो उसको उठा के इसमें पुट कर दो, तो दिस विल बी T1 माइनस 4a इज इक्वल टू 2a। तो T1 की वैल्यू कितनी हो गई 6 है, इसको उठा के पहले वाले में डाल दो। 14 माइनस 6a इज इक्वल टू a, तो 14 इज इक्वल टू 7a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन निकल गया। अब टेंशंस की वैल्यू चाहिए, दो टेंशन है T1 T2, तो T1 कितने के बराबर है, T1 इज इक्वल टू 6 है, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 न्यूटन, और T2 कितने के बराबर है 4 है, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। बहुत आसान होता है बाबू, बस आप फोर्सेस को अच्छे से रिप्रेजेंट करना सीखो, कंस्ट्रेंट मोशन सीखो, और इक्वेशन लिखने के लिए तो बस आपको नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना है उस डायरेक्शन के फोर्सेस के लिए जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। जहां नहीं हो रहा वहां फोर्स को बैलेंस करा दो, है ना। दैट्स इट। देख लो, अच्छे से देख लो, आराम से देखो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो अब इस पे करते हैं। एक 4 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है, बीच में रस्सी कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है, और 4 kg वाले पे आप 120 न्यूटन ऊपर लगा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा ना। हम्म, ठीक है। तो अब तुमको सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा 2 kg पर, 2 kg पर एक नीचे लगेगा 2g, और क्योंकि ये रस्सी है तो इस पे टेंशन लगेगा T। ठीक है, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा। इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा 4 kg वाले पर, 4 kg वाले पे टेंशन लगेगा T, एक इसका वेट लगेगा नीचे 4g, और ऊपर तो 120 लग ही रहा है, और कोई फोर्स लग रहा है तो बताओ, है ना। ये दोनों बॉडीज किसी रिजिड बॉडी के साथ कांटेक्ट में तो है नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा नहीं, है ना। रस्सी था तो टेंशन लगी गया, और दोनों पे वेट मैंने वर्टिकली डाउनवर्ड दिखा दिया। ठीक है। अब कंस्ट्रेंट मोशन से ये वाला अगर ऊपर ए के एक्सेलरेशन से जाएगा तो ये भी ऊपर ए के एक्सेलरेशन से जाएगा। आप चाहो तो टी डॉट ए लगा लेना, है ना, टी डॉट ए लगा लेना, आपका आंसर सेम आएगा, A1 इक्वल टू A2 आ जाएगा, मतलब दोनों के पास एक्सेलरेशन जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है। चलिए, तो क्या करेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना है।
तो इस वाले बॉडी पर ऊपर जा रहा है तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस बड़े होंगे। इस बॉडी पर ऊपर लग रहा है 120 और नीचे लग रहा है टी और 4g, तो 120 बड़ा होगा इन दोनों से। तो क्या लिखोगे, बिग फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स, तो लिखोगे 120 माइनस टी माइनस 4g इज इक्वल टू 4 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1, है ना। 120 बड़ा होगा इन दोनों नीचे लगने वाले फोर्सेस है, तभी ये बॉडी ऊपर जाएगा। तो ये बड़ा है तो ये बिग फोर्स, ये दोनों छोटे हैं तो स्मॉल फोर्स। तो बिग फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये 2 kg वाला ब्लॉक भी ऊपर जाएगा, तो 2 kg वाला ब्लॉक पे एक टी ऊपर लग रहा है और 2g नीचे लग रहा है, तो टी बड़ा होगा। तो टी माइनस 2g, 2g इज 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व कर लो, ऐड कर दो, टी टी कट जाएगा, 120 माइनस 40 इज 80, 80 माइनस 20 इक्वल टू 6 है, तो ये हो गया 60 इज इक्वल टू 6 है। तो ए की वैल्यू हो गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये दोनों ब्लॉक ऊपर जाएंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। देखो ना, 120 माइनस 60 विल बी 60। हाँ 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 6 है, तो ए 60 विल बी इक्वल टू 6 है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टेंशन निकालना है तो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू डाल दो, इसी में डाल दो। क्या बोल रहा है ये देखो, t माइनस 20 इज इक्वल टू 2 है, ए की वैल्यू खुद 10 है, तो t की वैल्यू हो गई 40 न्यूटन। आंसर। टेंशन 40 है और एक्सेलरेशन 2 हो गया। बस आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए और फोर्स के डायरेक्शन में F इक्वल टू एम ए लिखना है, तो आपके सारे इक्वेशंस आ जाएंगे। देख लो अच्छे से इन दोनों प्रॉब्लम्स को देख लो, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, चलो ये क्वेश्चंस देखो, है ना। अब आपके पास स्ट्रिंग पुली मास सिस्टम आ गया। यहाँ पर आपको वही चीज़ करना है जो हमने पीछे किया है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये वाला जो मशीन होता है ना सिंपल, जहाँ पर एक पुली हो और दो मासेस एक रस्सी के थ्रू कनेक्टेड हो, इस मशीन का एक नाम है, इसको बोलते हैं एटवुड मशीन। जस्ट जान लो, कभी क्वेश्चन में एटवुड मशीन लिखे तो कंफ्यूज मत होना। ये वाला जो सिंपल मशीन है एक तरीके का, जिसमें एक पुली है और दो मासेस एक रस्सी के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, तो ये आपका एटवुड मशीन है। सारे स्ट्रिंग्स और पुली जो है वो आपके मासलेस हैं। तो आपको ये तीन चीज़ें निकालनी है। पहला, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, है ना, मतलब इन दोनों में से किसी भी मास का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सेम ही होगा इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। इस रस्सी में टेंशन निकालना है, एक ही रस्सी है यहाँ से यहाँ तक। और फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली, ये क्लैंप है, दिस इज क्लैंप, है ना। ये क्लैंप पुली पर कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। सारी चीजें निकल जाएंगी। तुम पहले वही फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और अपने इक्वेशंस लिखो। इसके फ्री बॉडी डायग्राम में एक नीचे फोर्स लगेगा 6g, ऊपर यहाँ पर लगेगा टेंशन T,
और यहाँ पे भी लगेगा टेंशन टी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बीच में कोई मास नहीं है, स्ट्रिंग मासलेस ही है, पुली के पास कोई मास है नहीं, तो हर जगह टेंशन टी लगेगा, है ना। और 3 kg वाले पे टी तो ऊपर लग ही गया और नीचे लगेगा 3g, है ना। ये दोनों मासेस किसी भी दूसरे रिजिड बॉडी के साथ कांटेक्ट में नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। अब कॉमन सेंस क्या बोलता है, 3 kg और 6 kg, तो 6 kg भारी है तो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, कंस्ट्रेंट मोशन से ये ए नीचे से, ये नीचे ए से जाएगा तो ये ऊपर ए से जाएगा। तुमको दिक्कत है तो तुम टी डॉट ए लगा लेना, A1 इक्वल टू A2 आएगा। कॉमन सेंस यही बोलता है, जो भारी है वो नीचे आएगा, जो हल्का है वो ऊपर जाएगा, तो ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा। तो ये वाला मास नीचे आ रहा है तो इस पे नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स से बड़ा होगा, दैट मीन्स 6g बड़ा है टी से, तो लिखोगे 6g माइनस टी इज इक्वल टू 6 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। और ये वाला मास ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसमें ऊपर लगने वाले फोर्सेस नीचे लगने वाले फोर्सेस से बड़े होंगे, तो टी बड़ा होगा 3g से, तो टी माइनस 3g इज इक्वल टू 3a, इक्वेशन नंबर 2। ऐड कर दो, टी से टी कट जाएगा, 6g माइनस 3g इज 30 और दैट इक्वल टू 9 है, तो a इक्वल टू आ जाएगा 30/9, दिस इज 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया। टेंशन निकालना है तो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू डाल दो, इसी में डाल दो, t माइनस 3g इज 30, 3 इंटू एक्सेलरेशन इज 10/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो t की वैल्यू आ गई 40 न्यूटन, है ना। इस इक्वेशन में भी t है, इस इक्वेशन में भी t है, किसी में भी डाल दो, तो t माइनस 30 और एक्सेलरेशन 10/3 है, तो t की वैल्यू 40 हो गई, है ना। तो टेंशन निकल गया। अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, तो हम काइंड, अच्छा ये जो एक्सेलरेशन आया है दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग काइनेमेटिक्स में इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं, है ना। तो हम लगा सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो इनिशियली रेस्ट पे थे, है ना, इनिशियली ये रेस्ट पे थे, जैसे तुम इनको छोड़ोगे तो ये नीचे जाने लगेगा, ये ऊपर जाने लगेगा, तो u की वैल्यू खत्म हो गई। दिस इज 1/2, एक्सेलरेशन इज 10/3 और 2 के बाद बोल रहा है तो 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये 5 आ गया, दिस इज 20/3 मीटर्स, ये भी निकल गया, है ना। यानी पहले 2 सेकंड में, 2 सेकंड में ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, 20/3, ये 20/3 नीचे आएगा और ये 20/3 मीटर ऊपर चला जाएगा। कंस्ट्रेंट मोशन से x1 x2 भी सेम होंगे, v1 v2 भी सेम होंगे और a1 a2 भी सेम होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली, है ना। तो अगर तुम इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो इस पुली पे टी इधर और टी इधर, मतलब नीचे 2t लग रहा है, तो क्लैंप कितना फोर्स लगाएगा, 2t के बराबर। मैंने आपको बताया है कि ये पुली के पास मास नहीं है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाओगे तो क्लैंप पे फोर्स ऊपर मान लो T1 लग रहा है, तो T1 माइनस 2t इज इक्वल टू मास ऑफ पुली इनटू एक्सेलरेशन। पुली के पास मास है नहीं तो फोर्सेस बैलेंस होंगे। इस पुली पे नीचे 2t लग रहा है तो ऊपर क्लैंप पे कितना फोर्स लगेगा, 2t। अगर तुमको दिक्कत है तो तुम देख लो, इधर हम फिर से एक बार कर दे रहे हैं। ये पुली है, ये सारी चीजें हम कंस्ट्रेंट मोशंस में आपको बता चुके हैं पहले भी, पहले लेक्चर्स में। इधर लग रहा है टी, इधर लग रहा है टी, इसको मान लेते टीसी। टीसी मतलब जो क्लैंप पे फोर्स लग रहा है, टीसी क्यों मानना, फोर्स ड्यू टू क्लैंप। और ये कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ पुली 0 है तो एफ सी माइनस 2t इज इक्वल टू एम पी इंटू ए पी। मास ही नहीं है तो ये 0 हो गया, तो एफ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2t, और टेंशन कितना है 40, तो ये हो जाएगा 80 न्यूटन। आंसर। तीन चीजें निकालनी थी, टेंशन, डिस्प्लेसमेंट, सारा कुछ निकल गया इक्वेशंस के मदद से। अच्छे से देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो बेसिक है बाबू, आपको फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है, और फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के बाद आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आपको फोर्स का इक्वेशन लिखना है। अगर आपको ये चीज़ आ गया तो फिर मस्त है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देख लो आराम से देखो, कोई हड़बड़ी नहीं है।
चलो इसको करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इस 6 kg बार पे क्या लगेगा, 6G नीचे, यहाँ पे टेंशन ऊपर T1। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बीच में कोई मास नहीं है तो टेंशन सेम रहेगा, लेकिन इस रस्सी के अब मूव करते करते जब तुम इस रस्सी पे जाओगे तो बीच में मास आ जाएगा तो टेंशन बदल जाएगा। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू डिफरेंट होगी, दिस विल बी T2, ये T1 ये T2। तुम कंस्ट्रेंट मोशंस लगा लेना, है ना, प्लस इस पे 4G नीचे लगेगा और इस पे 2G नीचे लगेगा, सारे फ्री बॉडी डायग्राम बन गए। ठीक है, तुम कंस्ट्रेंट मोशन लगा लेना, ये नीचे ए के एक्सेलरेशन से जाएगा तो ये नीचे ए से आएगा तो ये सब ऊपर ए से जाएगा। एक कॉमन सेंस भी तुम सोच सकते हो, देखो ये जो रस्सी है ना ये इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल मतलब इसकी लंबाई बढ़ घट नहीं सकती। तो ये वाला ब्लॉक जितने से नीचे जाएगा ये इससे कनेक्टेड है, ये रस्सी की लंबाई फिक्स है तो इसको भी उतने से ही नीचे आना पड़ेगा। ये जितने से नीचे आएगा ये पूरा रस्सी फिक्स लेंथ का है तो इसको उतने से ही ऊपर जाना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट्स, वेलोसिटी, इन तीनों ब्लॉक्स के हमेशा क्या होंगे, सेम। ठीक है, अच्छा तुमको कॉमन सेंस से नहीं लगता कि ये दोनों भारी हैं तो ये नीचे आएगा और ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा, ये 2 kg है, ये दोनों मिला के 10 kg है तो ये सब नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। ये नीचे आ रहा है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा, नीचे वाला फोर्स कौन सा है, 6G, ऊपर वाला फोर्स कौन सा है, T1। तो 6G माइनस T1 इज इक्वल टू 6 × A, इक्वेशन नंबर 1। 4 भी नीचे आएगा तो नीचे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, 4G और T1 नीचे लग रहा है और T2 ऊपर लग रहा है, तो 4G और T1 बड़े होंगे, तो 4G प्लस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 4 × A, इक्वेशन नंबर 2। और इस पे, और ये वाला ब्लॉक तो ऊपर जा रहा है, इस पे ऊपर T2 लग रहा है तो T2 बड़ा होगा 2G से, तो T2 माइनस 2G इज इक्वल टू 2 × A, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इसको आप ऐड कर लो, इसको ऐड करोगे तो ये T2 से ये T2 कट जाएगा, तो 4G माइनस 2G विल बी 2G प्लस T1 इक्वल टू 4 + 2 6 है, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। और 1 और 4 को ऐड कर दो, 1 और 4 को ऐड कर दो इन दोनों को, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो T1 और T1 कट जाएगा, है ना, ये T1 और ये T1 क्या होगा, कट जाएगा। 6G प्लस 2G विल बी 8G और 6A प्लस 6A विल बी 12A, तो यानी कि 80 इज इक्वल टू 12A, तो A विल बी इक्वल टू 80/12, तो ये 40/6 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनका एक्सेलरेशन आ गया। टेंशन की वैल्यू चाहिए तो किसी भी इक्वेशंस में डाल दो, इस इक्वेशन में डाल दो तो T1 मिल जाएगा, देखो 2G प्लस T1, तो 2G हो गया 20 प्लस T1 इज इक्वल टू 6 × A हो गया 6 × 20/3, तो ये 240 हो गया, 20 प्लस T1 इज इक्वल टू 40, तो T1 की वैल्यू हो गई 20 न्यूटन। और T2 के लिए इस इक्वेशन में डाल दो, इस वाले में, तो T2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 × 20/3, तो T2 इज इक्वल टू 40/3 प्लस 20, तो T2 कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो 3, ये 40 और ये 1 3 या 3, तो 60 80/3 न्यूटन, नहीं 100/3 ना, 100/3 न्यूटन आंसर। बहुत आसान है बाबू, बस आपको फोर्स के इक्वेशंस लिखने हैं, जो इक्वेशंस आ जाएंगे बस इनको सॉल्व करना है। देखो जितने अननोन होंगे ना उतने इक्वेशंस आ जाएंगे। यहाँ पर कितना अननोन है, आपको T1 नहीं पता, T2 नहीं पता और एक्सेलरेशन नहीं पता, तो 3 इक्वेशंस चाहिए थे, तो 3 मासेस हैं, ये तीनों के इक्वेशन लिखोगे तो 3 इक्वेशन आ ही जाएंगे, बस आपको सॉल्व कर लेना है ना। इन दोनों को सॉल्व किया तो T1 में इक्वेशन आ गया, फिर पहले और चौथे को सॉल्व कर लिया तो A निकल गया। अब T1 T2 निकालने के लिए आपके पास इतने इक्वेशंस है कि इसमें भी वैल्यू डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो कमेंट करो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे मुरारी,
अच्छे से देख लो बाबू। ठीक है, इसको ट्राई करो थोड़ा। ट्राई करो। ये m मास है, ये 2m मास है, ये नीचे लटका हुआ है, तो जाहिर सा बात है ये नीचे आएगा। तो अगर ये a के एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये a/2 के एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। आप चाहो तो कंस्ट्रेंट मोशंस लगा लेना। यहाँ पे टेंशन t है और यहाँ टेंशन 2t आएगा, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक ये एक ही रस्सी है और ये डिफरेंट रस्सी है, इस पुली के पास मास तो है नहीं, तो यहाँ पे टेंशन 2t आएगा, तो t इंटू a, है ना। चलो हम इसके लिए कर देते हैं। देखो यहाँ पे टेंशन t है, यहाँ पे टेंशन t है, यहाँ पे भी टेंशन t है, लेकिन यहाँ पे टेंशन 2t हो जाएगा। तो तुम t डॉट ए लगाओगे तो ये ऊपर ये नीचे, तो लिखोगे माइनस टी डॉट ए प्लस, इसमें 2t ऊपर और एक्सेलरेशन भी इधर ही। तो मान लेते हैं इसकी एक्सेलरेशन कुछ a1 है, तो लिखोगे 2t इंटू ए वन इज इक्वल टू क्या, 0। तो 2t a1 विल बी इक्वल टू टी इंटू ए, तो टी कट जाएगा, तो a1 विल बी इक्वल टू a/2। तो ये a से नीचे आएगा तो ये a से आगे जाएगा। अब इक्वेशंस तुम लिखो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये मैंने टी डॉट ए वाला काम कर दिया। ये a से नीचे जाएगा तो ये a/2 से आगे जाएगा। इक्वेशंस लिखो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, अपने इक्वेशंस लिखो, बताओ कितना आ रहा है आंसर। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
चलो कैसे लिखोगे, इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस पे एम जी नीचे लिखोगे और इस पे टी ऊपर, इस पे एक 2 mg नीचे और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, और तो कुछ है नहीं। अच्छा, इन ये अगर ये नीचे आएगा तो ये हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ेगा, तो इसके वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बैलेंस। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 mg। तो एक पार्ट तो यहीं खत्म। बाकी अब इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, अब ये नीचे आएगा तो mg बड़ा होगा t से, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए। और ये आगे बढ़ेगा तो इस ब्लॉक पर एक ही फोर्स लग रहा है बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो है 2t। तो 2t इज इक्वल टू, इसका मास है 2m और इसका एक्सेलरेशन है a/2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये 2 से 2 कट जाएगा। ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 mg माइनस 2t विल बी इक्वल टू 2 ma, और दिस विल बी 2t इज इक्वल टू ma। ऐड कर दो तो ये कट जाएगा, दिस विल बी 2 mg विल बी इक्वल टू 3 ma। m से m कट जाएगा, a विल बी इक्वल टू 2g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और दूसरा क्या निकालना है, मान लो टेंशन निकालना है, तो टेंशन किसी से भी निकाल सकते हो, सेकंड वाले से ही निकाल लो। 2t इज इक्वल टू m इंटू ए है, तो 2t इज इक्वल टू m कितना है, m, और a है 20/3, तो ये कट जाएगा 10 बार में, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 10m/3 न्यूटन। आंसर। सो सिंपल। बस इतना तो दिमाग लगाना था कि ये नीचे ए से आएगा तो ये a/2। बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, ये ए से आएगा तो ये भी ए से आएगा। नहीं, आपको ये ध्यान रखना है ये सब चीज़ों का। ट्राई दिस, ये वाला ट्राई करो, सिमिलर है। ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा, जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे ये ऊपर जाएगा। तो अगर ये नीचे ए से आएगा तो ये ऊपर जाएगा कितने से, 2a से। वही चीज़ है, वही चीज़ है, देखो हम फिर बताते हैं, देखो यहाँ से जो रस्सी चला वो यहाँ तक सेम है, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी। यहाँ पे जो रस्सी आएगा वो हो जाएगा 2t। ठीक है, हम मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन a है, तो इस पे 2t ऊपर ये नीचे, तो माइनस, तो हम यहाँ लिख देंगे -2t इंटू ए, लिख सकते हैं। फिर प्लस, इस पे टेंशन कितना लग रहा है t, और इसका एक्सेलरेशन a1 मान लेते हैं, तो t इंटू ए वन, टी भी इधर एक्स a1 भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस हो गया। यहाँ पे 2t ऊपर लग रहा था, a नीचे लग रहा था, तो माइनस हो गया, t डॉट ए कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या लिखोगे, ta1 इज इक्वल टू 2ta, तो टी कट जाएगा, तो a1 कितना आ जाएगा, 2a। तो ये a से नीचे आ रहा है तो ये 2a से ऊपर जा रहा है। या तुम ये भी लिख सकते थे कि अगर ये a से ऊपर जा रहा है तो ये a/2 से नीचे आएगा, सेम ही चीज़ है। इसका आधा है ना ये, तो ये a था तो ये 2a था, तो अगर ये a होता तो ये a/2 होता, तो वो भी चल सकता था। चलो अब फोर्स के इक्वेशंस लिखो और सॉल्व करो। फोर्स के इक्वेशंस लिखो और सॉल्व करो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कैसे करोगे? इस पे नीचे कितना फोर्स लगेगा? 2 mg। इस पे जब फोर्सेस रिजॉल्व करोगे तो आपको पता है आप इंक्लाइन प्लेन पे कैसे फोर्सेस रिजॉल्व करते हैं? एक बार हम आपको नहीं आता है तो बता देते हैं। देखो, अगर यहाँ कोई मास m है, ये एंगल अगर थीटा है, तो इस पे mg ऐसे लगता है। तो हम कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड एंड अलोंग द इंक्लाइंड। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इधर आ जाएगा mg cos थीटा, और इधर आ जाएगा mg sin थीटा, और इधर आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो वही इधर भी करना है। अब ये 30 डिग्री है तो इधर आ जाएगा कितना? mg sin 30 डिग्री। बाबू ये सारी चीज़ें हम आपको वेक्टर से सिखाते आ रहे हैं ना, इसीलिए अगर आपको दिक्कत है तो आप, बहुत बेसिक सा चीज़ है, आप इसको देखिए। वेक्टर, मेरा वेक्टर का वीडियो देखोगे जिसमें हम आपको फोर्स के कंपोनेंट्स वगैरह के बारे में बताए हैं, हम वहाँ से आपको आराम से ये बता सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, और एक वेट का कंपोनेंट ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर। देखो, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन mg cos 30 डिग्री। तो इसके नीचे आने से ये अलोंग द इंक्लाइंड ऊपर जा रहा है, तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड मोशन तो है नहीं, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे? बैलेंस। तो एक इक्वेशन तो यही हो गया कि n की वैल्यू हो जाएगी mg cos 30 डिग्री, दैट इज √3 mg/2। एक इक्वेशन तो यही हो गया। उसके बाद ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ये नीचे आएगा तो 2 mg बड़ा है और t छोटा है, तो 2 mg माइनस टी इज इक्वल टू 2m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। और ये ऊपर जाएगा, ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? टी। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? mg साइन 30 डिग्री, मतलब mg/2। तो इसको ऊपर जाना है तो टी बड़ा होगा, तो टी माइनस mg/2 इज इक्वल टू m इंटू 2 है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसका मास m है लेकिन इसका एक्सेलरेशन 2 है, ऐड कर दो तो ये t से t कट जाएगा, 2 mg माइनस mg/2 विल बी 3 mg/2 एंड दिस विल बी 4 ma। m से m कट जाएगा, a विल बी 3g/8, 30/8, 15/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 15/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे, दो में से आधा जाएगा तो 1.5 बचेगा, और 2 ma 2 ma 4 ma, m से m कट जाएगा, दिस इज 30/2, और ये 4 नीचे आएगा तो 30/8, 15/4। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 15/4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्लियर है यहाँ तक? तो एक्सेलरेशन निकल गया। टेंशन की वैल्यू चाहिए होगी तो तुम आराम से निकाल सकते हो, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दोगे तो टेंशन मिल जाएगा। एक रस्सी में टेंशन टी है और एक रस्सी में टेंशन 2t है, तो वो भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से, है ना? किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दोगे आपका आ जाएगा। अब वो देखो, ये चीज़ बहुत बेसिक है, और ये वेरी वेरी वेरी, वो एक होता है ना बहुत बेसिक सा चीज़ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, उस तरीके से ये इंक्लाइन प्लेन में फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करते हैं वो है ना? अगर आपको नहीं आता है तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप इसको सीख लीजिए। कुछ है ही नहीं, ये एंगल थीटा है तो तुम यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दोगे तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा तो ये फिर थीटा। अब mg इसके साथ थीटा बना रहा है तो कॉस थीटा इसके साथ साइन थीटा, खत्म। और कुछ करना ही नहीं, वही काम मैंने यहाँ पर किया है। अच्छे से देख लो बाबू, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ये a आया है 15/4, है ना? मतलब वो इसका एक्सेलरेशन है,
ऊपर ऐसे जाओगे तो वो 2a हो जाएगा, तो इसका 2 टाइम्स होगा। तो 2 ऑफ ये करोगे तो 2 × a करोगे तो वो आ जाएगा 15/2, जो भी है आ जाएगा आपका आंसर, आप चेक कर लेना। है, एक मिनट एक मिनट, यहाँ 2 mg माइनस 2t होगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, हम भी ध्यान नहीं, यहाँ होगा 2 mg माइनस 2t, दिस इज 2m × a, और यहाँ होगा t माइनस mg/2 इज इक्वल टू m × 2a। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा, इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2t माइनस mg इज इक्वल टू 4ma। सॉरी, अब आप इसको ऐड करो तो ये 2t कट जाएगा, 2g माइनस mg विल बी mg एंड दिस 4 + 2 विल बी 6ma, m से m कट जाएगा, a विल बी g/6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, और ये a से नीचे आएगा तो ये 2a से ऊपर जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, g/3। ठीक है, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, माफ़ी चाहते हैं। क्लियर है क्या? करने का तरीका, अप्रोच बाबू एकदम क्लियर होना चाहिए, आपको कंस्ट्रेंट रिलेशंस आने चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन बना सकते हैं। हर जगह सब चीज़ एक एक्सेलरेशन से नहीं चलता, हर जगह हर चीज़ एक एक्सेलरेशन से नहीं चलता है ना, आपको निकालना पड़ता है कि अगर एक बॉडी का एक्सेलरेशन ए है तो दूसरे का कितना होगा। ठीक है, ये भी आपको सिमिलर ही है, सेम टाइप का प्रॉब्लम है, कर सकते हो इसको भी। देखो यहाँ से रस्सी चला, घूमा 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 घूम के यहाँ तक चला गया, रस्सी सेम ही है, तो यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी, हर जगह टेंशन टी टी, तो यहाँ पे टेंशन हो जाएगा 2t। सिमिलरली अगर ये a से, ये 5 है ना, ये भारी है तो ये नीचे आएगा, तो अगर ये a के एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये 2a के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तुम चेक कर सकते हो, देखो मान लो तो यहाँ क्या लिखोगे, -2t × a प्लस t × a1 इज इक्वल टू 0, तो t × a1 विल बी इक्वल टू 2t × a, तो t से t कट जाएगा, a1 विल बी इक्वल टू 2a, तो ये a से नीचे आएगा तो ये 2a से ऊपर जाएगा। बाकी फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ 5g लगेगा, यहाँ 4g लगेगा, दैट्स इट। मैम एकदम सिंपल सिंपल, आज का टॉपिक, आज का क्लास जो है बहुत मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं ना, लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे, है ना, यहाँ पे बहुत बेसिक क्वेश्चंस कराया है, ताकि अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं हो, आपको बेसिक क्वेश्चंस भी आपको बनाने में दिक्कत होता हो, तो ये चीज़ देखो। अब इम्पॉर्टेंट वही, हम हर बार यही बात बोलते हैं कि आप घर पर जाइए और जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं उतने क्वेश्चंस आप रफ कॉपी पे खुद से बनाइए, बिना कुछ देखे, तभी आएगा। आप कितना भी देखते रहोगे, अरे सर तो बना ले रहे हैं, देख के हमको आ गया, लेकिन जिस दिन आप बनाने बैठोगे आप मेजोरिटी क्वेश्चंस में फंसने लगोगे। इसलिए बेटर है कि घर पे जाओ, पहले प्रॉपर वीडियो अच्छे से देखो, अपना नोट्स बनाओ, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को रफ कॉपी पे फिर से ट्राई करो, उसके बाद आप एचसी वर्मा के क्वेश्चंस बनाइए, और भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस बनाइए, तभी फायदा मिलेगा। चलो इक्वेशंस लिखना है तो फटाफट लिख लेते हैं। इसके लिए क्या लिखोगे, 5g माइनस 2t इज इक्वल टू 5 × a, इक्वेशन नंबर 1, और इसके लिए
ये ऊपर जा रहा है, तो t माइनस 4g इज इक्वल टू 4 इंटू 2a, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए आप सही लिखा है ना, 5g माइनस 2t, 5g माइनस 2t इक्वल टू 5 है। ठीक है, एंड t माइनस 4g इक्वल टू 4 इंटू 2 है। ठीक है, तो अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 8g, और ये 8 है तो ये 16 है। अब इसको ऐड कर दो, तो ये 2t कट जाएगा, 5g माइनस 8g विल बी माइनस 3g, और 16, और ये हो जाएगा 21 है। तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 30/21, दिस विल बी माइनस ऑफ 10/7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया। नेगेटिव एक्सेलरेशन आने का मतलब है कि आपने जो एक्सेलरेशंस के डायरेक्शन माने हैं वो गलत हैं। मतलब आपने माना है कि ये नीचे और ये ऊपर जाएगा, तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा। ये ऊपर जाएगा a के एक्सेलरेशन से, और ये नीचे आएगा 2a के एक्सेलरेशन से। तो इसीलिए आपको न्यूटन लॉ में ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में कल को समझ में नहीं आए कि कौन सा बॉडी नीचे जाएगा कौन सा ऊपर जाएगा, तो तुम किसी को भी मान के इक्वेशंस बना लो। हम जानबूझ के यहाँ मिस्टेक किए हैं, है ना, इसलिए किए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि सर आपको कैसे पता चल जाता है कि ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। अब ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा और ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा, कैसे पता चला? मैंने गलत मान लिया था, मैंने मान लिया था कि ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आने लगी। जब जब एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आने लगेगा, इसका मतलब बस यही होगा कि आपने जो एक्सेलरेशंस के डायरेक्शन माने हैं उससे उल्टा एक्चुअली बॉडी मूव करेगा। आपने क्या माना था कि ये नीचे ए से नीचे जाएगा, ये 2a से ऊपर जाएगा, और एक्सेलरेशन नेगेटिव आने लगा, मतलब ऑपोजिट होगा, ये ऊपर a से जाएगा और ये नीचे 2a से जाएगा, दैट्स इट, ये मतलब है। ठीक है, टेंशन तो तुम किसी भी वैल्यू में पुट करोगे तो आ जाएगा, किसी मान लो इसी में पुट कर दो, 2t माइनस 8g इज इक्वल टू 16 है, जिसमें भी पुट करना है पुट कर लेना, आपका टेंशन का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, एक्चुअली आपका इक्वेशन इस तरीके से होना चाहिए था कि ये नीचे जाएगा विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2a, तो ये ऊपर जाएगा विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ a। तो इसलिए ये फर्क नहीं पड़ता, कल को आपको नहीं समझ में आए या आप गलती से किसी को भी ऊपर नीचे उल्टा ले लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने सही लिया है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर आपने उल्टा ले लिया है तो इस क्वेश्चन की तरह एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आने लगेगा। बाकी कोई फर्क नहीं है, आपका आंसर बाकी सब सही आएगा। ठीक है, देख लो अच्छे से। ठीक है, इसका मतलब -10/7 आया है, इसका मतलब ये है कि बाबू ये ऊपर जाएगा, दिस दिस विल गो अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 10/7, और ये नीचे आएगा विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2g/7 या 20/7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए ये टेंशन नहीं लेना कि सर आपको तो पता चल जाता है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वो कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा। तुम अपने मन से मान लो, अगर पॉजिटिव आया मतलब आपने जो माना है वो सही है, अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब आपने जो माना है वो उसका उल्टा होगा। आपने जिसको नीचे माना है वो ऊपर जाएगा और जिसको ऊपर माना है वो नीचे आएगा, दैट्स इट। इसलिए इस इक्वेशंस का ये ब्यूटी है कि मैग्नीट्यूड आपको हमेशा सही मिल जाएगा। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है जैसे अभी तक सारे क्वेश्चंस में आ रही थी, इसका मतलब जो डायरेक्शंस हमने माना था वो करेक्ट है। यहाँ पर एक्सेलरेशंस की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने माना था उसके अपोजिट डायरेक्शंस में बॉडी का मोशन होगा, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? इसके आगे भी वो कुछ क्वेश्चंस हैं एक दो, है ना, इनको ट्राई करना तुम,
ठीक है, ये क्वेश्चन इनको ट्राई करने की कोशिश करना। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर यहाँ से अपना चालू करेंगे। ये 2-3 प्रॉब्लम मैंने आपको दिया है, समय खत्म हो गया, इसलिए ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। तुम पहले बेसिक लेवल पे सारे क्वेश्चंस कर लो, और ये जितने लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस बना है इनको तुम अटेम्प्ट करना। ठीक है, इनको अटेम्प्ट करके इनके आंसर्स लाना, फिर नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो तुम मैच कर लेना। या तुम कमेंट भी कर सकते हो यूट्यूब पे, है ना, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि ये आंसर आया है, मैं देखूंगा, अगर करेक्ट होगा तो बोल दूंगा कि करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।